नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं और सुनते आए हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई, उस पे बहुत टिप्पणियां हो रही हैं और आम लोगों को गुमराह कर रही हैं और उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। हमने इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ठीक से समझाया है, जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया। तो आइए बिना देर किए हुए चर्चा शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हर एक कड़ी आपस में जुड़ी है और मामले को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में दिए गए पारसनाथ चौधरी, महंत अश्वनी दास, अमरेंद्र कुमार सिन्हा और रमा देवी के बयान और पारसनाथ चौधरी और महंत अश्वनी दास के क्रॉस एग्जामिनेशन में जो बातें सामने आई, उसको मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाया है। और हर एक गवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरह से हाई कोर्ट के जजमेंट पे पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें दी हैं, आइए उसकी तरफ अपना रुख करते हैं और आपको ठीक तरह से समझाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पारसनाथ चौधरी से और देखते हैं कि कैसे हाई कोर्ट ने पारसनाथ चौधरी की गवाही को खारिज किया था और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना तर्क देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त किया। हाई कोर्ट ने पारसनाथ चौधरी की गवाही को नजरअंदाज करने और इस पर संदेह करने का तर्क दिया और कहा कि पारसनाथ चौधरी हालांकि घटना के समय अस्पताल में उपस्थित थे, इसलिए उन्हें सूचनाकर्ता होना चाहिए था और उनकी गवाही मायने नहीं रखती क्योंकि वह ब्रिज बिहारी प्रसाद के साले हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट ने एक सीमित और गलत धारणा अपनाई है कि पारसनाथ चौधरी को सूचनाकर्ता माना जाना चाहिए केवल इसलिए कि वे ब्रिज बिहारी प्रसाद के साले हैं। यह धारणा कानून के अनुरूप नहीं है, क्योंकि कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह रिश्तेदार हो या नहीं, सूचनाकर्ता बन सकता है। इसके अलावा पारसनाथ चौधरी का एफआईआर में नाम होना यह सिद्ध करता है कि उनकी गवाही को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फिर हाई कोर्ट के मुताबिक पारसनाथ चौधरी अपनी गवाही में अस्पताल के कमरे का नंबर या यह कि वह दक्षिण की ओर है या नहीं याद नहीं कर पाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि पारसनाथ चौधरी को पता था कि अस्पताल का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर है और पश्चिम की तरफ 4-5 कमरों को पार करने के बाद एक बरामदा है। वहां एक साइकिल स्टैंड, बैठने के लिए एक खाली स्थान और एक सड़क है जो पश्चिम की तरफ बेली रोड से जुड़ती है। इसलिए यह पहलू उनकी मुख्य गवाही को प्रभावित नहीं करेगा। हाई कोर्ट कहता है चूंकि पारसनाथ चौधरी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ब्रिज बिहारी प्रसाद से मिलने के लिए अस्पताल में जाने से पहले अदालत या जेल प्रशासन से अनुमति नहीं ली, न ही उन्होंने अस्पताल में रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की, इसलिए भी उनकी गवाही खारिज की जाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रजिस्टर में प्रविष्टि या पूर्व अनुमति की अनुपस्थिति, जिसे अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए था, लेकिन यह पर्याप्त कारण नहीं है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता हैं, के पास अस्पताल में मिलने के लिए अनेक आगंतुक और समर्थक नहीं थे। यानी यह कहना कि वहां पारसनाथ चौधरी नहीं थे, ये गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फर्द बयान और रमा देवी तथा महंत अश्वनी दास की दृश्य साक्ष्य यह स्थापित करती है कि पारसनाथ चौधरी और अन्य आगंतुक वहां उपस्थित थे। इसके अलावा दूसरे गवाह भी जो बाद में किसी वजह से मुकर गए, अपने बयान में आगंतुकों और चश्मदीदों की उपस्थिति को स्थापित करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक बार जब किसी गवाह की घटना स्थल पर उपस्थिति स्थापित हो जाती है, तो उनकी गवाही यदि विश्वसनीय और सत्य है, को केवल अस्पताल और जेल के प्रोटोकॉल के अनुपालन की कमी के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट कहता है कि अपनी पुलिस बयान में पारसनाथ चौधरी ने राजन तिवारी को अस्पताल में होने के रूप में पहचाना, लेकिन अपनी अदालत की गवाही में उन्होंने कहा कि राजन तिवारी उपस्थित नहीं थे। पारसनाथ चौधरी के विरोधाभास वाले बयान की वजह से उनकी गवाही में उन्होंने और भी जो बातें कही, उनको भी अस्वीकार कर देती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारतीय कानून फॉल्सस इज यूनो एंड फॉल्सस इन ऑमनिबस, यानी फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग के सिद्धांत को मान्यता नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब कोई गवाह किसी गवाह को अविश्वसनीय साक्ष्य देने के लिए पाया जाता है, तो अदालत की यह जिम्मेदारी होती है कि वह शेष साक्ष्य को ध्यानपूर्वक परखे और सही गलत से अलग करे। अदालत को
सत्य को असत्य से अलग करने में चौकस रहना चाहिए और केवल असाधारण परिस्थितियों में, जब सत्य और असत्य इतनी घनिष्ठता से जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग करना असंभव हो जाता है, और तभी पूरी साक्ष्य को खारिज किया जाना चाहिए। मगर यहाँ ऐसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के गहन विचार में यह विरोधाभास पारसनाथ चौधरी के मंटू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को अपराध करते हुए देखने की गवाही को कमजोर नहीं करता। आइए अब दूसरे गवाह महंत अश्वनी दास की गवाही को कैसे हाई कोर्ट ने खारिज किया था और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना तर्क देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, देखते हैं। हाई कोर्ट ने महंत अश्वनी दास की गवाही और आरोपियों की भागीदारी को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वह स्वयं एक हत्या के मामले में आरोपी हैं और अपील में दोषी ठहराए जाने के बावजूद फरार हो गए, जबकि उन्हें वर्तमान मामले में गवाह के रूप में परीक्षण किया जा रहा था। उच्च न्यायालय ने यानी हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि महंत अश्वनी दास को रमा देवी और मृतक बृज बिहारी प्रसाद का समर्थन प्राप्त था। देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गवाह का आपराधिक इतिहास होने पर अदालतों को उनके साक्ष्य को ध्यान से देखना चाहिए। अगर गवाह का अतीत जटिल है तो उनकी गवाही को झूठा या अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, जब तक कि मामले की अन्य परिस्थितियों को न देखा जाए, जैसे कि वे घटना के स्थल पर थे या नहीं। अगर अदालत को गवाही की सच्चाई पर भरोसा है तो उसे ध्यान में रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अदालतें आमतौर पर इस बात पर ध्यान देती हैं कि क्या साक्ष्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यह महत्वपूर्ण है कि गवाह वास्तव में घटना का चश्मदीद गवाह हो और उनकी गवाही विश्वसनीय हो। यदि यह साबित हो जाता है कि गवाह घटना के स्थल पर थे तो उनकी गवाही पर भरोसा किया जा सकता है। सिर्फ आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण ऐसी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता, जैसा कि हाई कोर्ट ने किया है, जो गलत है। आइए अब अमरेंद्र कुमार सिन्हा की बात करते हैं, जिन्होंने अपना पक्ष कुछ मुद्दों पर बदल लिया और जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने उनके दिए हुए सारे बयान को नकारते हुए अभियुक्तों को रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि जैसा कि पहले भी कहा गया है कि भारतीय कानून फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ऑमनिबस यानी फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग के सिद्धांत को मान्यता नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गवाह की गवाही की बारीकी से जांच की जानी चाहिए ताकि अदालत सच और झूठ बढ़ा चढ़ाकर बोलने और सुधारों को अलग कर सके। केवल विश्वसनीय साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत को सही तरीके से निर्णय लेने की पूरी ताकत होती है। शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही को केवल तब खारिज किया जाता है जब न्यायाधीश यह मानता है कि गवाह पूरी तरह से अविश्वसनीय है, जिससे उसकी गवाही को पूरी तरह से बाहर रखा जा सकता है। मामले में गवाही के विश्वसनीय हिस्सों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी वजह से हमें अमरेंद्र कुमार सिन्हा की गवाही का ध्यानपूर्वक परीक्षण करना है, जो शिकायत करता है और जिन्होंने फर्द बयान दिया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। रमा देवी जो चौथी गवाह है के संदर्भ में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रमा देवी के उस बयान को सुप्रीम कोर्ट भी खारिज करता है जो उन्होंने लोगों से सुन के दिया कि अपराधी 2 वाहन से आए थे और उनमें से कौन था। लेकिन रमा देवी क्योंकि घटना से पहले और घटना के बाद अस्पताल में बहुत समय तक रही, इसलिए उनकी ये बात कि पारसनाथ चौधरी और महंत अश्वनी दास और अमरेंद्र सिन्हा वहां उपस्थित थे, उसे हम मान्य करते हैं और यह प्रत्यक्ष साक्ष्य है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रमा देवी की गवाही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख गवाह की उपस्थिति को स्थापित करती हैं और उनके पति से संबंधित चल रहे संघर्षों और खतरों के बारे में संदर्भ प्रदान करती है। उनकी टिप्पणियां और मामले से जुड़े संबंध हमले के पीछे के मकसद को समझने में मदद करती हैं। इन्हीं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पारसनाथ चौधरी, महंत अश्वनी दास और कुछ हद तक रमा देवी और अमरेंद्र कुमार सिन्हा की गवाही और अन्य साक्ष्य और सामग्री मिलकर मंटू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मंटू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को निचली अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 302 और 307 के साथ धारा 34 के तहत दी गई सजा और दंड को बरकरार रखा जाता है और पुनर्स्थापित किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मंटू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत जीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 20,000 रुपए का जुर्माना भुगतान होगा और इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 307 के साथ धारा 34 के तहत 5 वर्षों की कठिन कारावास की सजा और प्रत्येक को 20,000 रुपए का जुर्माना भी भुगतान होगा। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 लागू होगी। चूंकि निचली अदालत द्वारा डिफॉल्ट दंड नहीं लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता है कि यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है तो मंटू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को 6 महीने की कठिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।